कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 में। समुंदर के बीच एक सुनसान और रहस्यमय टापू की तरफ जाती हुई एक नाव से। यह टापू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। यहीं मौजूद है अमेरिका का सबसे डरावना मानसिक अस्पताल, जहां ऐसे कैदी रखे जाते हैं जो पागल होने के साथ साथ बेहद हिंसक अपराधी भी हैं। नाव पर दो आदमी खड़े होते हैं। एक का नाम है टेडी डेनियल्स और दूसरा उसका साथी चक ओले। दोनों खुद को यूएस मार्शल बताते हैं। टेडी को शुरू से ही समुंदर से डर लगता है। उसे उल्टियां हो रही हैं, पसीना आ रहा है और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। यहीं से इशारा मिलता है कि टेडी अंदर से कुछ झेल रहा है। जैसे ही वे टापू पर उतरते हैं, हर तरफ हथियारबंद गार्ड खड़े होते हैं, कंटीली तारें, ऊंची दीवारें और सख्त निगरानी। टेडी को बताया जाता है कि यहां से एक महिला कैदी अचानक गायब हो गई है। उस महिला का नाम है रेचल सोलांडो। रेचल पर आरोप है कि उसने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया था। यही केस सुलझाने के लिए टेडी और चक को बुलाया गया है। जांच शुरू होते ही टेडी को लगने लगता है कि इस अस्पताल में कुछ बहुत गलत है। डॉक्टर सीधे जवाब नहीं देते। मरीज अजीब अजीब हरकतें करते हैं, हर कोई जैसे कुछ छुपा रहा हो। तभी एक महिला मरीज टेडी के पास चुपचाप आती है और उसके हाथ में एक कागज थमा देती है। उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, रन, यानी भागो। अब टेडी को पूरा यकीन हो जाता है कि यह टापू सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि एक जाल है। धीरे धीरे टेडी को भयानक सपने आने लगते हैं। उसे बार बार अपनी पत्नी डोलोरेस दिखाई देती है, जो आग में जलकर मर चुकी है। डोलोरेस उसे चेतावनी देती है कि इस जगह पर किसी पर भरोसा मत करना। इन सपनों के साथ साथ टेडी को युद्ध की डरावनी यादें भी सताने लगती हैं। मरे हुए सैनिक, लाशों के ढेर और गहरा अपराध बोध। टेडी को लगता है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों पर गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। दिमाग से यादें मिटाना, नई पहचान देना और इंसानों को कंट्रोल करना। टेडी को शक है कि जो महिला लापता हुई है वो मरी नहीं है, बल्कि उसे कहीं छुपा कर रखा गया है। इसी बीच एक भयानक तूफान आ जाता है। टापू पूरी तरह दुनिया से कट जाता है। अब न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। अब टेडी का डर और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि यह तूफान जानबूझकर रोका गया है ताकि वो यहां फंस जाए। जांच करते करते टेडी टापू के जंगलों में पहुंच जाता है। वहीं उसे एक रहस्यमय गुफा मिलती है। गुफा के अंदर एक औरत छुपी होती है। वो खुद को ही रेचल सोलांडो बताती है। वह टेडी को बताती है कि यह अस्पताल असल में एक झूठ है। यहाँ लोगों के दिमाग से सच मिटाया जाता है और टेडी अगला शिकार बनने वाला है। अब टेडी पूरी तरह यकीन कर लेता है कि डॉक्टर उसके दुश्मन हैं। सच और झूठ की ये लड़ाई अब उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। गुफा में बैठी उस औरत की बातें सुनकर टेडी का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। वो खुद को रेचल सोलांडो बताती है और कहती है कि वो असल में इस अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर थी। उसका कहना होता है कि यहाँ इलाज नहीं बल्कि मरीजों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दवाइयों से, बिजली के झटकों से और दिमाग से खेलकर लोगों की पहचान मिटा दी जाती है। वो टेडी को चेतावनी देती है कि इस टापू पर किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने साथी चक पर भी नहीं। ये बात टेडी के दिल में जहर की तरह उतर जाती है। अब उसे हर किसी पर शक होने लगता है। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि चक गायब हो चुका है। वो चारों तरफ ढूंढता है लेकिन चक का कोई निशान नहीं मिलता। अब टेडी पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। उसे लगता है कि डॉक्टरों ने चक को पकड़ लिया है और अब अगली बारी उसकी है। इसी डर में टेडी टापू की सबसे खतरनाक जगह की तरफ बढ़ता है, वार्ड सी। वार्ड सी वो इमारत होती है जहां सबसे ज्यादा हिंसक और पागल कैदी रखे जाते हैं। अंदर घुप अंधेरा, गीली ठंडी दीवारें और हर तरफ चीखों की गूंज। जैसे जैसे टेडी आगे बढ़ता है, कैदी उसे अजीब नजरों से देखते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, जैसे वो टेडी को पहले से जानते हों। एक कैदी टेडी को रोकता है और कहता है, तुम यहां सच ढूंढने नहीं आए हो, तुम यहां सच से भागने आए हो। ये बात टेडी के दिल में चुभ जाती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। वार्ड सी के सबसे अंदर उसकी मुलाकात होती है एक बेहद खतरनाक कैदी से, जॉर्ज नॉइस। जॉर्ज टेडी की आंखों में देखता है और कहता है, तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। वो बताता है कि टेडी पहले भी यहां आ चुका है
और तब भी उसे यही सब बताया गया था। अब टेडी गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसे पागल बनाने की चाल है, लेकिन जॉर्ज एक और झटका देता है। वो कहता है, असल में टेडी डेनियल्स नाम का कोई मार्शल है ही नहीं। जॉर्ज कहता है कि ये पूरी कहानी टेडी ने खुद को बचाने के लिए बनाई है। ये सुनकर टेडी अंदर से टूटने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और सोचता है कि ये भी दिमाग से खेलने का हिस्सा है। वार्ड सी से निकलने के बाद टेडी की हालत और बिगड़ जाती है। उसे तेज सिर दर्द होता है। उसे अपनी पत्नी डोलोरेस हर जगह दिखाई देने लगती है। डोलोरेस उसे बार बार याद दिलाती है कि असली दुश्मन कौन है। डोलोरेस टेडी से कहती है कि एंड्रू लैडिस को ढूंढो। टेडी को लगता है कि एंड्रू लैडिस वार्ड सी के लाइट हाउस में छुपा हुआ है, वही जगह जिस पर टेडी को शुरू से शक था। अब टेडी पूरी ताकत जुटाकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर वो लाइट हाउस पहुंच गया तो सच सामने आ जाएगा। जैसे ही टेडी लाइट हाउस के अंदर जाता है, वहां कोई चीख नहीं, कोई हथियारबंद गार्ड नहीं, सिर्फ सन्नाटा होता है। ऊपर की मंजिल पर उसे मिलते हैं डॉक्टर कॉली और चक, जो असल में कभी मार्शल था ही नहीं। टेडी को बताया जाता है कि चक का असली नाम डॉक्टर शीहैन है, और फिर वो सच सामने आता है जिसे टेडी सालों से खुद से छुपाता आ रहा था। लाइट हाउस की ऊंची मंजिल पर सब कुछ अचानक बहुत शांत हो जाता है। हवा भी जैसे रुक सी जाती है। एंड्रू, जो अब तक खुद को टेडी डैनियल्स समझ रहा था, धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में डर नहीं, बस थकान होती है। उसके सामने बैठे डॉक्टर अब दुश्मन नहीं लगते। उनके चेहरों पर वो क्रूरता नहीं होती जिसकी एंड्रू को उम्मीद थी, बस एक इंतजार होता है। और तभी एंड्रू की आंखों के सामने उसका अतीत खुलने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी पत्नी डोलोरेस कैसे धीरे धीरे बदल रही थी, कैसे वो घंटों झील के पास बैठी रहती थी, कैसे वो बच्चों को अजीब नजरों से देखा करती थी। फिर उसे वो दिन याद आता है जब वो घर लौटा था। आंगन में सन्नाटा था, घर के अंदर कोई आवाज नहीं थी। और फिर उसकी नजर झील पर गई। तीनों बच्चे पानी में तैर रहे थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। उस पल एंड्रू का दिमाग खाली हो गया था। वो न चीखा न रोया, बस खड़ा रह गया। पीछे से डोलोरेस आई थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने बस इतना कहा कि उसने बच्चों को बचा लिया है, और उसी पल एंड्रू ने उसे गोली मार दी थी। ये याद आते ही एंड्रू जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज पूरे लाइट हाउस में गूंज जाती है। वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जैसे इन यादों से बचना चाहता हो। डॉक्टर उसे रोकते नहीं। उन्हें पता होता है कि ये दर्द जरूरी है। कई मिनटों बाद एंड्रू खुद को संभालता है। वो सिर उठाकर कहता है, उसे सब याद है, सब सच है। डॉक्टरों को उम्मीद की एक किरण दिखती है। उन्हें लगता है कि शायद इलाज सफल हो गया। एक दूसरे से अलग नहीं दिखते। सुबह की हल्की धूप अस्पताल के खुले मैदान पर फैल चुकी होती है। एंड्रू एक बेंच पर बैठा रहता है। उसकी पीठ सीधी होती है और नजर सामने समुद्र की तरफ। पास में बैठा डॉक्टर शीहन उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद आज एंड्रू सब कुछ याद रखेगा। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, सिर्फ लहरों की आवाज होती है और हवा की हल्की सरसराहट। एंड्रू की आंखों के सामने उसकी जिंदगी के टुकड़े एक एक करके गुजरने लगते हैं। बच्चों की हंसी, डोलोरेस की खामोशी, झील का ठंडा पानी, और वो एक पल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। एंड्रू जानता है कि सच उसके अंदर जिंदा है। वो ये भी जानता है कि इस सच के साथ हर दिन जीना उसके लिए एक सजा होगी। एंड्रू धीरे से डॉक्टर शीहान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं होता, बस थकान होती है। वो शांत आवाज में कहता है, क्या एक राक्षस बनकर जीना बेहतर है या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? ये शब्द डॉक्टर शीहान के दिल में उतर जाते हैं। उसे उसी पल समझ आ जाता है कि एंड्रू ने सब कुछ याद रखा है, लेकिन उसने जानबूझकर फिर से टेडी बनना चुना है, क्योंकि टेडी बनकर वो अपने बच्चों की मौत का बोझ अपने कंधों से उतार सकता है। एंड्रू बनकर नहीं। डॉक्टर शीहन कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप अपना सिर झुका लेता है। थोड़ी देर बाद 2 गार्ड एंड्रू की तरफ बढ़ते हैं। उनके हाथों में इलाज के कागज होते हैं। एंड्रू खड़ा होता है।
उसके चेहरे पर डौंतन डर होता है, न गुस्सा। वो आखिरी बार समुद्र की तरफ देखता है, जैसे किसी पुरानी याद को अलविदा कह रहा हो। फिर वो गार्ड्स के साथ धीरे धीरे चल पड़ता है। उसके कदम भारी नहीं होते, बल्कि शांत होते हैं, और शटर आइलैंड फिर से उसी सन्नाटे में डूब जाता है, जहां सच और झूठ एक दूसरे में घुल जाते हैं और कहानी यहीं ठहर जाती है। एंड्रू गार्ड्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पत्थर की जमीन पर हल्की हल्की गूंजती है। हर कदम के साथ उसका अतीत जैसे और दूर होता जा रहा हो। डॉक्टर शीहैन पीछे खड़ा उसे देखता रहता है।